नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज आपको सामने नज़र आ रहा होगा टॉप 100 एमसीक्यू और फुल फाइनेंशियल जितने भी रूल्स हैं फाइनेंशियल सिलेबस के ऊपर। ये सिलेबस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आपके अंदर से भी आवाज़ आ रही होगी कि सर ये कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं आप ऐसे पॉइंट्स जो हमें कहीं नहीं मिल रहे। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं 50 क्वेश्चन का पार्ट 1। 100 एमसीक्यू इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि बार बार थंबनेल नहीं बनाना पड़े, और एक 100 एमसीक्यू की सीरीज चलेगी 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। तो हम फुल फाइनेंशियल रूल्स पढ़ने वाले हैं। और वर्तमान में आपको सामने नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स लिमिटेड जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या प्रमोशनल कोटे की कोई भी एग्जाम है आपकी, लगभग ये ग्रुप बी की एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ग्रुप सी की एग्जाम्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, हम आपको स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवाना चाहेंगे। इसके अलावा हम आपको यहाँ एमसीक्यू सीरीज, ये एमसीक्यू सीरीज भी आपकी बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। एट द एंड हमारा मकसद ये नहीं है कि कोई सेकेंडरी पार्ट नहीं है, हमारा जो एम है ना वो पार्ट केवल इतना सा है कि आप तक एमसीक्यू पहुंचे। और जेन्युइनली हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, किसी को सेकंड भर का भी समय नहीं मिल रहा है ये मान लो, इसीलिए इतना लेट आपके लिए वीडियो हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो भी रेलवे डिपार्टमेंट है ये एक बड़ा महकमा है, और बड़ा महकमा है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत होती हैं। डीआर कोटे की ग्रुप बी में तो एग्जाम ही नहीं है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी के अंदर है, लेकिन उनमें भी एलडीसी और प्रमोशनल कोटे को बहुत जगह मिली हुई है। तो आप वहां भी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी दोस्तों। कई बार कंपटीशन और भी टफ हो जाता है, तो वो प्रिपरेशन आपको आगे ले जाती है और उन लोगों में आपको अलग से आपकी छवि बनाती है। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों रेलवे नॉलेज चैनल पर। मैं हूं आपका आरवी सर। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अभी हम ये एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो, और अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड है दोस्तों, तो आप यहां पर सामने दिया हुआ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम, अभी भी दोस्तों कई लोग भारी मात्रा में हमसे संपर्क कर रहे हैं लोग, लेकिन अपना नाम लिखकर नहीं भेज रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हम आपकी हेल्प तभी कर पाएंगे जब हम आप अपना नाम लिखकर भेजें और अपना पदनाम लिखें, ताकि आपकी एक लिस्ट बनाई जा सके हमारे द्वारा, और जितनी हेल्प की जा सके उतनी हेल्प हम कर सके। तो दोस्तों ये मेहनत भी कम नहीं है, हर जगह कमी निकालने वाले मिल जाएंगे। आपके काम में भी 1000 लोग कमी निकालते होंगे, हमारे काम में भी 1000 लोग कमी, लेकिन हमें जीवन जीना है, बेहतरीन जीना है, और जहां मौका मिलेगा वहां हम अच्छा काम करेंगे। तो जैसे आप अपना अच्छा काम करने की कोशिश में है, ऐसे ही हम भी आप तक बेहतरीन मैटर और सुपर मैटर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए निकलिए। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी हूबहू एग्जाम्स में बैठे हुए मिलेंगे आपको ओनली टिक करना है दोस्तों, टिक कर दिया काम हो जाएगा। तो ये हमारी मेहनत, और आपको स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी वो चीजें दिखा देते हैं आपको कि आपको हम कौन कौन से कोर्स अवेलेबल करा सकते हैं कंप्लीट। थोड़ा समय में लग रहा है टेक्निकल सिलेबस के लिए, क्योंकि अपडेशन भी आ जाते हैं, कई जगह के सिलेबस में 1-2 पॉइंट हटाने भी पड़ते हैं, तो कई प्रकार के अपडेशन 5-10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी बना रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके कमेंट सेक्शन में जाना, और पहला कमेंट सेक्शन में हम हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल देंगे, उस ग्रुप पे भी जुड़िए। उस पे हम विदाउट एनी कॉस्ट एकदम फ्री में आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, लेकिन वो अल्ट्रा रिवीजन है। अल्ट्रा रिवीजन का मतलब ये है कि 100 पेज में से एक पेज छांट के लाया गया है सबसे इंपॉर्टेंट चीजों का, तो अल्ट्रा रिवीजन है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं दोस्तों किस किस वैकेंसी की आप तैयारी कर सकते हैं। एओएम वैकेंसी जो है ग्रुप बी की, वो एईएन वैकेंसी है, डिविजनल है तो डी लगा देना। एडब्ल्यू असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एपीओ की एग्जाम दोस्तों, सीसीटीसी की कोई एग्जाम ग्रुप सी की, जूनियर क्लर्क की एग्जाम, ट्रेन मैनेजर की कोई एग्जाम, सीनियर क्लर्क की कोई एग्जाम हो, ओएस की कोई एग्जाम हो, सुटेबिलिटी वगैरह, एएसटीई एलडीसी ओएस की एग्जाम हो, और एएसटीई की कोई एग्जाम हो, एएम की एग्जाम हो, और जेई ऑल पोस्ट जो पीवे या फिर सीएनडब्ल्यू या फिर अलग अलग टीआरडी वगैरह सारी बात कर रहे हैं हम, एसीएम की एग्जाम हो दोस्तों, एडवर्टाइजिंग इंस्पेक्टर की एग्जाम हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर की आपकी एग्जाम हो, ये सारी एग्जाम्स दोस्तों हम कवर कराते हैं।
और ये सारी एग्जाम पर हमारी टीम बिल्कुल हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। तो इसलिए हमें बेहतरीन तरीके से ये सारे काम करने हैं। अब वो काम करते हैं जिस काम के लिए हम यहाँ हैं, सबसे मेन काम वो है और उसको बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, एक एक सवाल आपके जहन में से निकालेंगे और आप खुद ये मानेंगे कि सर वास्तव में क्या बेहतरीन चीजें हमने की हैं। तो इसलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम जल्द से जल्द इस चीज को स्टार्ट कर देते हैं। एक बार एक सेकेंड, जल्द से जल्द एक बार इसको स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारे एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएं। चलिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आपको नजर आ रहा होगा, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर रेलवे फाइनेंस। आपने सुना होगा कि रेलवे की जो फाइनेंस बॉडी है, रेलवे का जो भी पैसा होता है उस पर कंट्रोल किसका होता है? पार्लियामेंट्री एक्शन होता है दोस्तों। किसका एक्शन होता है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है पूरा पूरा। क्यों होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछ रहा है अगला कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑपरेशनल कंट्रोल, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, स्टाफ मैनेजमेंट। सर सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, आपकी जवाबदारी तय होनी चाहिए कि हाँ रेलवे डिपार्टमेंट ने कितना यूज किया। पार्लियामेंट, संसद, वो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है जो हर चीज का हिसाब किताब ले सकती है। इसलिए रेलवे के जो फाइनेंशियल स्रोत हैं जितने भी, वो सारे अकाउंटेबल बने, आंसरेबल बने कि आपने जो खर्चा किया है वो कहां किया। अगर इनसे कोई जवाब ही नहीं मांगेगा तो ये तो बेधड़ल्ला खुली छूट से खर्चा करेंगे और हो सकता है उसमें इम्बेजलमेंट भी हो जाए, कई प्रकार की अव्यवस्थाएं भी हो जाए, इरेगुलरिटी भी हो जाए, कौन कहां पैसा कर रहा है, कौन क्या खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बड़े से बड़े अधिकारी उसको कंट्रोल में लाया जाए और उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, यह पार्लियामेंट्री कंट्रोल के बिना संभव नहीं है। इसलिए रेलवे फाइनेंस कंप्लीटली किससे कंट्रोल्ड है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल। इसीलिए आपने सुना होगा कि पहले जो प्लान हेड थे इनको सबको मिला के और संसद का एक रेलवे का अलग से प्लान हेड दे दिया गया था। तो कुल मिला के ये सारी बातें यहाँ हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ जाते हैं। कैनोन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी का संबंध किससे है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप कहीं भी खर्चा करेंगे वो क्या प्रिंसिपल के साथ करेंगे। मिनिमम खर्चा करना है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, कितनी इमरजेंसी हो लेकिन नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। एक प्रकार से इस प्रकार के सारे रूल्स हैं, वो कुछ रूल्स हैं वो आपको स्टडी मटेरियल में कंप्लीटली मिल जाएंगे, सारे रूल्स लिखे हुए। तो कुल मिला के यहाँ पर वर्तमान में हम केवल आंसर की बात करेंगे और उससे नियर बाय ऐसी बातें करेंगे ताकि सारा मामला कवर हो जाए। तो यहाँ फाइनेंशियल, इसका संबंध किससे है? बजट से, ऑडिट से है सर, टैक्सेशन से है? नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिकल स्पेंडिंग। किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिकल स्पेंडिंग, यानी सिद्धांत है कि हम खर्चा कैसे करें। जैसे घर पे भी अपन खर्चा करते हैं तो अपन रूल बनाते हैं ना कोई, इतना परसेंट यहाँ खर्चा करना है, सैलरी आएगी तो इतने परसेंट ईएमआई में चली जाएंगी, इतने परसेंट म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे, इतने यहाँ चले जाएंगे। तो उस प्रकार से आप यहाँ ये रूल्स हैं एक प्रकार से फाइनेंशियल चीजों को एक्सपेंड या स्पेंड करने के। ये है रेलवे बजट में डिमांड फॉर ग्रांट्स किसके लिए प्रस्तुत की जाती है? रेलवे बजट के अंदर डिमांड फॉर ग्रांट्स किसके लिए होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कई प्रकार के खर्चे होते हैं रेलवे के। कैपिटल, रिवेन्यू, आपको पता है कैपिटल के अंदर कुल मिला के आप ये देख लो कि 64% रेलवे बजट का पेंशन और सैलरी पर जाता है। 64%। कई प्रकार के अलग अलग इन्होंने स्लैब बना रखे हैं, ग्रुप बना रखे हैं कि कैपिटल इस पे खर्च करेंगे और रिवेन्यू इस पे खर्च करेंगे। लेकिन एक जगह कैपिटल का 64% अगर दो जगह ही खर्च होता है, ये सबसे बड़ी, एक तो पेंशन्स पर और सैलरी पर, जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी पर। इसलिए सरकार जल्द से जल्द ओपीएस को उखाड़ फेंक कर एनपीएस लेके आई और एनपीएस के बाद में ओपीएस पर नहीं लौटी, यूपीएस पर आ गई। क्योंकि पेंशन 60 साल के बाद में वो कर्मचारी विभाग में काम भी नहीं कर रहा, आउटपुट विभाग के लिए 0 हो गया, लेकिन विभाग का खर्चा तो बढ़ रहा है, महंगाई के साथ पैसा भी ज्यादा देना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन आजकल नाम बदल के नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया दोस्तों। क्या नाम कर दिया? नेशनल पेंशन सिस्टम। जो 1 जनवरी 2004 के पहले के भर्ती कर्मचारी थे वो ओपीएस में माने गए, उसके बाद के एनपीएस में, और हाल ही में 2024 के अंदर एक नई स्कीम जो इन दोनों के मिक्स थी, क्योंकि एनपीएस में एकदम शेयर मार्केट बाजार आधारित प्रणाली थी, यहां सेफ्टी पूरी थी और यहां थोड़ी सी सेफ्टी भी दी गई और थोड़ा सा रिवेन्यू भी बचाने की बात की गई। इसके अंदर पैसा नहीं कटता था ओपीएस के अंदर कर्मचारी का, लेकिन यहां 10% कर्मचारी का और 14% गवर्नमेंट मिला के और लगभग 24% शेयर मार्केट में लगा देती थी।
यहां कर्मचारी का पैसा तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि 18% हम दे देंगे, मिला के कॉर्पस एक फंड बना देंगे, और एक फंड बना देंगे, मिनिमम कम से कम 10,000 सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। वरना एनपीएस में कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिले जो हाल ही में रिटायर हुए, उन लोगों को मात्र 3,000, 3,000, 4,000 सैलरी मिली। तो कुल मिला के हमने ये सारी बात की कि सर कई प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। यहाँ है डिमांड फॉर ग्रांट्स किसके लिए है, रिवेन्यू, कैपिटल, ऑडिट अप्रूवल, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट। तो बताइए एक बार दोबारा सोच लीजिए, क्या है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट। ग्रांट यानी अनुमति देना किसी चीज की, तो अनुमति लेना अपने डिमांड्स के लिए, ये रेलवे बजट के लिए सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट। कौन है साहब, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट से ग्रांट प्राप्त करना, इसके बारे में बात कर रहा है। बोलो क्लियर है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, बजट प्रोविजन का अर्थ क्या है। बजट प्रोविजन क्या कहे, अथॉरिटी टू स्पेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, पेमेंट सैंक्शन या ऑडिट क्लियरेंस। बताइए बजट प्रोविजन, किसी भी चीज के लिए बजट प्रोविजन है तो वो क्या कहना चाह रहा है बजट प्रोविजन, वो कहना चाह रहा है कि आपके पास कितना, कई बार कहते नहीं है कहीं भी घूमने जाना है तो आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे कि तेरा बजट कितना है, बताइए बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलते हैं। बजट यानी तेरे पास फंड कितना है, फंड कितना है इसका मतलब अथॉरिटी टू स्पेंड। आप यहां कंफ्यूज हो सकते हो, ये अथॉरिटी नहीं भाई, स्पेंड करने की ये तो अथॉरिटी हो गई कि उसमें से कितना खर्च करोगे, लेकिन बजट का मतलब तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है। बजट का मतलब क्या है, अवेलेबल फंड कितना है। सर बजट कितना है आपका भाई साहब, ये कहना चाह रहा है साफ साफ, आ रहा है समझ में। तो हंसी मजाक में हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से आगे आने वाले समय में हम बहुत सारे मॉक टेस्ट, सीसीटीसी, फाइनेंशियल रूल्स, टेक्निकल टर्म्स, सारी बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, लाइक करते रहिए, छोटी मोटी एरर हो जाती है उसको हम खुद ही दूर कर देंगे। एक लास्ट राजभाषा की हमारी क्लास थी जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो कोर्स है वो प्रबोध आता है, उसके बाद में प्रवीण आता है, और उसके बाद में प्राज्ञ आता है। बोलो क्लियर, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, बोलो क्लियर। ये कुछ चीजें हो जाती हैं जो बाद में सही कर दी जाती हैं। एक्सेप्ट करना, हमारा ये मानना है कि अगर कहीं पर कोई एरर हुई है, ह्यूमन मिस्टेक हुई है, तो उस एरर को मान लेना वहां दी एंड हो जाता है। लेकिन आप उसको बढ़ाते जाओगे ना तो बहुत आगे चली जाएगी। एक्सेप्ट करने वाला ज्यादा बहादुर होता है। तो कुल मिला के यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आ जाएगा दोस्तों। रूल्स ऑफ एलोकेशन किससे रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे फाइनेंशियल रूल्स को हम अंदर तक हाथ निकाल के लाए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप चरमरा जाओगे। देख लो, पढ़ लो एक बार, देख जाओ इनको। रूल्स ऑफ एलोकेशन किससे रिलेटेड है, सैंक्शन ऑफ वर्क्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, टेंडर प्रोसीजर या ऑडिट इंस्पेक्शन। इनमें से रूल्स ऑफ एलोकेशन किससे रिलेटेड है दोस्तों, बताइए किससे रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, अलोकेशन का मतलब क्या हुआ, अलोकेशन यानी आवंटन, हिंदी में अगर बात करें तो आवंटन, किसको कितनी चीजें मिलेंगी। तो इसका मतलब बात हमारी बजट की हो रही है, और बजट के लिए आपने अलग अलग खर्चा है ये डिसाइड कर रखा है। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, खर्चे का वर्गीकरण करना, ये रूल्स ऑफ एलोकेशन के अंदर आता है। कहां कितना खर्चा करना है, बोलो क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, रॉन्ग हेड बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है। रॉन्ग हेड ऑफ बुकिंग, एक्सेस, आपने ज्यादा खर्चा कर दिया। मिसक्लासिफिकेशन, अलग मतलब आपने गलत तरीके से बांट दिया। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, आपने वित्तीय अनियमितता की है आपने। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, एक प्रकार से चार्ज हो चुका है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा लग चुका है। कुल मिला के रॉन्ग हेड बुकिंग क्या है, रॉन्ग हेड बुकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार वर्ड्स आता है फाइनेंशियल टर्म्स में। रॉन्ग हेड बुकिंग क्या है दोस्तों, तो रॉन्ग हेड बुकिंग क्या है, आपने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कर दी दोस्तों। रॉन्ग हेड बुकिंग क्या है, रॉन्ग हेड यानी गलत जगह आपने बुकिंग कर दी, इधर का पैसा इधर, फाइनेंशियल कोई इरेगुलरिटी कर दी। प्लान हेड नहीं होता क्या, प्लान हेड, उसी का आप ये याद कर ले हेड, प्लान हेड, अलग अलग प्लान हेड नंबर दिया हुआ है किस काम को किस प्लान हेड के अंदर करना है। अगर आपने रॉन्ग हेड बुकिंग कर ली इसका मतलब फाइनेंशियल क्या कर दी, इरेगुलरिटी कर दी दोस्तों। परफॉर्मेंस बजटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग का क्या उद्देश्य है दोस्तों, बताइए। बजट को इंक्रीज करना, लिंक एक्सपेंडिचर विद परफॉर्मेंस, रिड्यूस ऑडिट, कंट्रोल स्टाफ। साफ साफ दिख रहा है कि बजटिंग
परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अलोकेशन करना बजट का। खर्चा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जहां से जितनी परफॉर्मेंस मिल रही है, आउटपुट जितना मिल रहा है उतना खर्चा वहां लगाना। तो कुल मिला के लिंक एक्सपेंडिचर विद परफॉर्मेंस, जितनी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग लिंक खर्चा उसका। ये वो वाली सी बात है कि जितना आप एक्सपेंडिचर अच्छे परफॉर्मेंस दोगे उतना ही आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा। तो जितना परफॉर्मेंस के साथ हमने लिंक कर दिया एक्सपेंडिचर को, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बजटिंग, नाम से ही पता लग रहा है परफॉर्मेंस बजटिंग दोनों साथ में लिंक कर दिए, तो लिंक एक्सपेंडिचर विद परफॉर्मेंस। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होता है दोस्तों, ठीक है। एक्सचेकर कंट्रोल किससे संबंधित है? एक्सचेकर, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑडिट, कैश कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, टेंडर फाइनलाइजेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन। एक्सचेकर कंट्रोल, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एक से बढ़कर एक चीजें चल रही है फिलहाल। बताइए क्या है? एक्सचेकर कंट्रोल, कंट्रोल यानी लिमिट लगाना किसी चीज पर, कंट्रोल करना। कंट्रोल नाम तो एक जगह ही आ रहा है कि कैश कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, जो आपने कैश कंट्रोल कर दिया किस पर? ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चे के ऊपर, जो एक्स्ट्रा खर्चा करते हो उस पर कंट्रोल करना। कैश कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, बोलो क्लियर? याद रखना दोस्तों। वर्क्स प्रोग्राम में फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन क्यों आवश्यक है? कोई भी वर्क्स का काम करते हैं आप, तो उसमें आपको जस्टिफिकेशन रेडी करना पड़ता है। इंडेंट बनाया होगा आप लोगों ने, नहीं बनाया तो कभी सुना होगा इंडेंट के बारे में। तो इंडेंट बनाना, ये सारी चीजें, उसमें आपको चेकलिस्ट वगैरह डालनी पड़ती है ना, जस्टिफिकेशन डालना पड़ता है। तो जस्टिफिकेशन क्यों जरूरी है बताओ किसी भी चीज के लिए? यहां कह रहा है ऑडिट के लिए, फॉर टू एंश्योर इकोनॉमिक वायबिलिटी, टू इंक्रीज कॉस्ट, टू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ये जस्टिफिकेशन क्यों चाहिए दोस्तों? तो ये जस्टिफिकेशन इसलिए चाहिए ताकि इकोनॉमिक वेएबिलिटी को श्योर किया जा सके कि सर ये चीज है और पैसे का यहां जरूरी यूज है, ये चीज समझा पाना। आपको ये लग सकता है कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ये भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। जो सटीक आंसर होगा वह उत्तर देना है। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाओगे आपके, सर यहाँ ये चीजें हैं, इकोनॉमिकली वायबिलिटी को इंश्योर करना ये चीज है सर। कैपिटल बजट मुख्यतः किससे संबंधित होता है सर? डे टू डे एक्सपेंसेस, सैलरी, एसेट क्रिएशन, सन्ड्री अर्निंग्स। मतलब एक प्रकार से कैपिटल बजट, दो प्रकार के बजट की बात की है अभी तक हमने। किस बजट की बात की है? एक तो रिवेन्यू बजट, रिवेन्यू राजस्व, और एक कैपिटल बजट। रिवेन्यू में तो हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले, रिवेन्यू में की थी कि सैलरी और पेंशन की। अगर कैपिटल बोल दिया हो तो रिवेन्यू ध्यान रखना इस बात का, रिवेन्यू बजट। लेकिन यहाँ कैपिटल बजट किससे है? कैपिटल बजट है सर एसेट क्रिएशन से। किससे रिलेटेड है? एसेट क्रिएशन। कैपिटल बजट किससे रिलेटेड है? एसेट क्रिएशन। दोस्तों याद रखें, कौन सा क्रिएशन? एसेट क्रिएशन। एसेट यानी संसाधन। कहते नहीं है कि आपके पास कितने एसेट है, किसी आदमी के पास फर्नीचर पड़ा है और कई सामान पड़े हैं, तो क्या है, कितने एसेट है आपके पास? सामान, संसाधन। रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का अर्थ क्या है? रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड बताइए। फ्रेश ग्रांट, मतलब कोई दोबारा से आपको अप्रूवल मिली है फ्रेश। ट्रांसफर बिटवीन हेड्स, ऑडिट ऑब्जेक्शन है, एक्सेस एक्सपेंडिचर है। रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या है? आपने ज्यादा खर्चा कर दिया, ऑडिट में ऑब्जेक्शन नोट लग गया, दोबारा फ्रेश ग्रांट मिलेगी। ट्रांसफर बिटवीन हेड्स, सर जो प्लान हेड होते हैं, जो हेड अपन डिसाइड करते हैं, उनके बीच में एक फंड में पैसा खत्म हो जाए तो रीएप्रोप्रिएशन करना, उसका दूसरे फंड से पैसा उठाना, मतलब ट्रांसफर बिटवीन हेड्स, रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। बोलो क्लियर है दोस्तों? याद रह जाएगा, वेरी गुड दोस्तों। नेक्स्ट, स्टोर एक्सपेंडिचर पर फाइनेंशियल कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टोर एक्सपेंडिचर पर फाइनेंशियल कंट्रोल क्यों? स्टोर के खर्चे के ऊपर। स्पीडी परचेज, इसका तो कोई मतलब नहीं निकला। अवॉइड स्टॉक आउट, नहीं। इंक्रीज इन्वेंट्री, नहीं। इकोनॉमी एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, मतलब अगर स्टोर की ऑडिट नहीं करेंगे तो चीजें जहां पड़ी हैं वहीं पड़ी रह जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ये वो वाली सी बात है कि गोदाम में सामान कितना पड़ा है, गोदाम में आदमी बैठा रखा है, वो गफला करे क्या करे पता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर कोई दुकानदार है तो गोदाम में देखेगा ये पीस कितने हैं, पूरा चेक करके रखेगा। इसका मतलब इकोनॉमी और प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट पड़ा रह जाएगा, कोई सामान यूज नहीं आ रहा और हो सकता है उसको उसके कोई इरेगुलरिटी कर दी जाए। तो ऑडिट होना जरूरी है और कंट्रोल होना भी जरूरी है। और रेलवे इस क्षेत्र में बहुत
तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है स्टोर वाले में, और वर्तमान में यूडीएम और IMMIS ये पोर्टल, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड डेटा मैनेजमेंट ये स्टोर से रिलेटेड है, DSC लगाने पर ऑनलाइन स्टोर के लिए वन टाइम सिंगल एंट्री मल्टीपल यूज है। कभी भी पूछे सिंगल एंट्री मल्टीपल यूज विच थिंग, UDM सर। और ये इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कुल मिला के तो मटेरियल मैनेजमेंट, एक जगह से दूसरी जगह सामान का स्थानांतरण पता लग जाता है ऑनलाइन ही कि कहां पर क्या चीज पड़ी है। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल कंट्रोल की क्या जरूरत है, वेस्ट ना हो और इकोनॉमिकली ध्यान रखें हर चीज का। ABC एनालिसिस का आधार क्या है सर, ABC क्या है, तो स्टोर के अंदर चीजें 3 टाइप के आइटम होते हैं स्टोर के अंदर। एक तो A टाइप के एसेट होते हैं, एक B टाइप के एसेट होते हैं और एक C। इन्हें ABC साथ में कैटेगरी बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। A कैटेगरी का सामान, B कैटेगरी का सामान और C कैटेगरी का सामान। सर सबसे ज्यादा इस कहीं भी स्टोर के अंदर C कैटेगरी का सामान जरूरी होता है, ये कम पैसे में आता है, ध्यान रखना। इनमें सबसे महंगा जो एसेट है M&P TNP, ये सारी चीजें ये A कैटेगरी के अंदर आती हैं, जो सबसे ज्यादा महंगी होती हैं, सबसे ज्यादा महंगी। उसके बाद में B कैटेगरी की संख्या आएगी आपको, और उसके बाद सबसे ज्यादा सामान C कैटेगरी का जो सस्ता रहता है, 1000-2000 रुपए तक का रहता है। 50,000 रुपए तक B कैटेगरी का सामान रहता है, और 50,000 से ऊपर का कोई सामान है तो A कैटेगरी के अंदर आएगा। तो कुल मिला के रेलवे ने बहुत अच्छी सुविधा बना रखी है और कैटेगरी तक बांट रखी है ताकि सामान मिक्स नहीं हो एक जगह। A कैटेगरी की अलग लिस्ट, और हर स्टोर वाले को पर ईयर AAC बनानी पड़ती है। अब AAC की फुल फॉर्म आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दो, बाकी मैंने पढ़ाई रखी है। AAC क्या होती है, हर साल AAC बनानी पड़ती है और उस AAC को फिर अप्रूवल मिलता है, और अप्रूवल मिलने के बाद स्टोर जो है वो खरीदता रहता है। मतलब रेलवे ने अपने छोटे छोटे डिपो बना रखे हैं, इनको सामान चाहिए तो इनके ऊपर स्टोर बना रखा है, और स्टोर ये कहता है अपनी रिक्वायरमेंट हर साल दो कि कौन सा सामान कितना चाहिए, इस कैटेगरी में दो। सबसे ज्यादा महंगा सामान A कैटेगरी में बना के दो, फिर सेकेंडरी B कैटेगरी और फिर C कैटेगरी, और हमें पहले ही रिक्वायरमेंट दो ताकि फर्म से टेंडर से हम इनसे ये सामान ही ला के रख दे, आप हमसे ले जाना। बोलो क्लियर है क्या, बेहतरीन सुविधा है ना। तो इस प्रकार से ये आपस में भी आजकल तो UDM के थ्रू ये आपस में भी कोई चीज चाहिए तो कोऑपरेशन के साथ काम किया जा सकता है। तो रेलवे जितना डिजिटलाइजेशन हुआ है और जितना आगे हुआ है, बढ़ा है इलेक्ट्रॉनिकली, उतना एक तो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और सबसे फास्ट आगे बढ़ने वाला ग्रोइंग। तो यहां कह रहा है ABC एनालिसिस का आधार क्या है, कैसे देखा गया बताइए, क्वांटिटी संख्या के आधार पर, लोकेशन के आधार पर, सप्लायर कैटेगरी के आधार पर, या वैल्यू ऑफ कंजम्पशन के आधार पर। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, आपको खुद को नजर आ रहा है। मैंने कहा सबसे सस्ती चीज, फिर मीडियम और फिर सबसे महंगी चीज, मतलब किसकी बात हो रही है, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, आपने कितना आप उस चीज को काम में ले रहे हो, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन है दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों ये आंसर हुआ हमारा। A कैटेगरी आइटम्स इन ABC एनालिसिस आर, A कैटेगरी क्या है, इनमें सबसे ज्यादा हाई वैल्यू है और लो क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा, संख्या तो कम है और वैल्यू ज्यादा होगी। बताइए संख्या तो कम है और वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। बोलो क्लियर, ध्यान रखें। रेलवे वर्कशॉप में कॉस्ट कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्कशॉप के लिए अलग से, वर्कशॉप ऐसी जगह है जहां बड़ा रिवेन्यू चाहिए होता है, पैसा ज्यादा चाहिए होता है, एक साथ बल्क में पैसा लगता है, और वहां कंट्रोल क्यों जरूरी है, तो वहां इंक्रीज मैन पावर बढ़ाने के लिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। रिड्यूस एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कम करना, किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी कम करना, नहीं। अवॉइड ऑडिट को अवॉइड करना, नहीं सर। लेबर को कंट्रोल करना, मटेरियल को और ओवरहेड को, मतलब एक प्रकार से एक्स्ट्रा खर्चा, अगर इसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो गया ना तो बहुत ज्यादा खर्चा बैठ जाता है, क्योंकि वो तो सारे डिवीजन के हिसाब से वर्कशॉप में खर्चा ज्यादा बैठता है। तो कुल मिला के यहां पर इस चीज को कंट्रोल करना कॉस्ट कंट्रोल के लिए जरूरी है। सर जॉब कार्ड सिस्टम का उपयोग किसके लिए होता है, जॉब कार्ड सिस्टम, क्या आंसर आएगा बताइए। जॉब कार्ड सिस्टम का उपयोग किसके लिए होता है, अटेंडेंस के लिए होता है। आप सोचोगे सर अटेंडेंस ही होता होगा। ट्रैक जॉब वाइज कॉस्ट, इसके लिए। स्टॉक वेरिफिकेशन, टेंडरिंग के लिए। तो जॉब कार्ड सिस्टम किसके लिए काम में आता है, ट्रैकिंग जॉब वाइज कॉस्ट, ध्यान रखना। जॉब कार्ड सिस्टम किस काम में आता है, ट्रैकिंग जॉब वाइज कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है।
टेंडरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? टेंडरिंग का स्पीड, डेलीगेशन, ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन। ध्यान रखना, रेलवे में हमेशा यह कहा गया है कि ओपन टेंडर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टेंडर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठेका, जो कॉन्ट्रेक्चुअल चीजें की जाती हैं रेलवे में, ये कहा गया है कि ओपन टेंडर इज ऑलवेज यूजुअल बट सिंगल टेंडर इज एक्सेप्शन। सिंगल टेंडर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये अपवाद। सिंगल टेंडर का मतलब रेलवे चाहता ही नहीं है कि किसी अकेले को सिंगल टेंडर दें। रेलवे एक एसेंशियल सेवा है, यहाँ यूनियनों को ही खुले हाथ नहीं दे रखे, तो कोई अकेली फर्म अगर हाथ खड़े कर देगी तो रेलवे तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना पूरा ही। तो इसलिए सिंगल टेंडर एक एक्सेप्शन है, बहुत रेयर केस में ये रेलवे ऐसा चाहता है, फर्म बदलता रहता है, लेकिन ओपन टेंडर होना चाहिए। ओपन टेंडर के लिए प्रक्रिया IREPS पर होता है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, IREPS, जो लगभग 2014 से पूर्णतः ऑनलाइन हो गया। और इसमें जो भी अधिकारी काम करेगा या फर्म काम करेगी वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC के द्वारा लॉगिन करेगा, तब जाके काम करेगा। और इसमें हर अधिकारी, हर ऑफिशियल अथॉरिटी के पास फिक्स अमाउंट होता है कि इतने अमाउंट तक का टेंडर आप करोगे। फिक्स रूल है कि इतने अमाउंट तक के टेंडर में इतने लोग होंगे। ADRM सर अप्रूवल, SAG लेवल के ऑफिसर कितने लेवल तक को अप्रूवल कर सकते हैं। कितनी ही इमरजेंसी हो, ओवर रूलिंग नहीं करोगे। कितनी इमरजेंसी हो सकता है SAG कोई आदमी नहीं हो और SAG लेवल का कोई कॉन्ट्रैक्ट और बहुत जरूरी है, नई LHB ट्रेन चली है और उसके लिए बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब JAG उस काम को नहीं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड उस काम को नहीं कर सकती, ओवर रूलिंग हो जाएगी। आपको जितनी पावर है उतना ही काम करो। हो सकता है SAG वहां पोस्ट नहीं हो, तो फिर आप जहां जिनके कंट्रोल में काम कर रहे हो उनसे अप्रूवल दिलाओ। तो इसलिए ओवर रूलिंग नहीं करना, चाहे कितनी इमरजेंसी काम आ जाए। ये हम जब आपको नोट्स देंगे ना फाइनेंशियल सिलेबस के, एक एक चीज शानदार तरीके से देंगे हम। नेक्स्ट, लिमिटेड टेंडर आमतौर पर कब उपयोग किया जाता है? लिमिटेड टेंडर वैल्यू इज वेरी हाई, पॉलिसी डिसीजन, ऑडिट या अर्जेंसी और लिमिटेड सप्लायर्स एग्जिस्ट। ये साफ साफ नजर आ रहा है। लिमिटेड का मतलब है कि एकदम फिक्स है, या फिर इमरजेंसी है आपको। अगर अर्जेंट है कोई चीज, अर्जेंसी है, या फिर सप्लायर ही लिमिटेड है, कोई चीज बनाते ही लिमिटेड लोग हैं, तब तो लिमिटेड टेंडर ही निकालना पड़ेगा। ओपन टेंडर से क्या मतलब है? कई प्रकार के टेंडर होते हैं, ओपन टेंडर, क्लोज टेंडर, सिंगल टेंडर, इस प्रकार के कई, लिमिटेड टेंडर, लेट टेंडर भी होता है, इस प्रकार से कई टेंडर होते हैं। M&P प्रोग्राम का संबंध किससे है? देखो दो वर्ड आते हैं, T&P, टूल एंड प्लांट्स, और M&P क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में डालें, कमेंट बॉक्स में डाल दो। अब देखिए M&P किससे रिलेटेड है? स्टाफ की रिक्वायरमेंट से नहीं साहब। प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी एंड प्लांट, अरे ये तो आपको दिख ही गया होगा, मशीनरी एंड प्लांट है। M&P क्या है? मशीनरी एंड प्लांट, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो मशीनरी एंड प्लांट। M&P क्या है? मशीनरी एंड प्लांट। T&P, अब T&P भी भूल गए होंगे आप तो, कोई बात नहीं दोस्तों, धीरे धीरे याद कर लेंगे सब कुछ। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, RSP, किससे रिलेटेड है? रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? वर्कशॉप ओनली, प्रोक्योरमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक, स्टोर अकाउंटिंग, ऑडिट प्लानिंग, इनमें साफ साफ दिख रहा है रोलिंग स्टॉक प्रोक्योरमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड है। ध्यान रखें, नाम से ही पता। कई क्वेश्चन तो आप एकदम सहज, जब एग्जाम में बैठो ना, शांत दिमाग से बैठना, हड़बड़ाना मत, और हम पेपर 5-7 आपको अवेलेबल करा देंगे आपके एग्जाम के, वो देके जाना एक बार, एकदम एग्जाम के हिसाब से, जैसे वहां बैठो ना उस हिसाब से घर पे बैठना, या कहीं ऑफिस में बैठना, 2 दिन लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना और बैठ के एक बार वो पेपर देना, और थोड़ा सा समय निकाल लो, सच कह रहा हूं सही पद पर बैठे हुए मिलोगे। ऑडिट ऑब्जेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑडिट ऑब्जेक्शन, कहीं भी अगर ऑडिट ने ऑब्जेक्शन दिखाया है, ऑडिट कब होता है? किसी भी चीज को रिव्यू करना कि आपको जो अधिकार दे रखे उनका आपने सही प्रयोग किया या नहीं किया, कागजी कार्रवाई, स्टोर में, कहीं भी ऑडिट होती है तो क्यों होती है? ताकि आपकी चीजों को निकाल के बाहर लाई जा सके। और ऑडिट ने अगर ऑब्जेक्शन किया है कि यार ये तो गलत है, तो फिर पनिशमेंट मिलेगा, डिले वर्क होगा, कैंसिल सैंक्शन होगा, इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। उद्देश्य पूछ रहा है ये,
ऑडिट ऑब्जेक्शन अगर लगाया जाता है तो कहीं भी कोई कमी हो जाती है तो उसका जवाब भी भेजा जाता है। जैसे स्टोर के लिए स्टोर वेरीफायर आता है, तो वो क्या बनाता है, स्टॉक शीट बनाता है। तो स्टॉक शीट क्यों बनती है, ताकि जो फाइनेंशियल और इरेगुलरिटी स्टोर में कर रखी है उनका जवाब दो, और कई बार हर जाना आपसे पैसे भी भरे जा सकते हैं। इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ड्राफ्ट ऑडिट पैरा किसके लिए तैयार किया जाता है? ड्राफ्ट ऑडिट पैरा रेलवे बोर्ड, पार्लियामेंट, पीएसी, विजिलेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ड्राफ्ट ऑडिट पैरा, ऐसे क्वेश्चन सीधे उठ के आते हैं दोस्तों, और जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां आप फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि सर क्या आएगा। बताइए, ड्राफ्ट ऑडिट पैरा, आपको पता लग रहा है ड्राफ्ट, ये तो पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए ड्राफ्ट ऑडिट पैरा किसके लिए तैयार किया जाता है? पार्लियामेंट या पीएसी, जो हमारी कमेटी है, पार्लियामेंट की कमेटी है ना वहां, तो उस कमेटी को पेश करने के लिए ड्राफ्ट ऑडिट पैरा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन ऑफ पावर, अपनी पावर किसी को देना, कितनी पावर यूज करना, अपनी पावर से एक्स्ट्रा बढ़कर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना लेना, तो एक प्रकार से डेलीगेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन, स्पीडी डिसीजन मेकिंग, ऑडिट अवॉइडेंस, स्टाफ रिडक्शन। स्टाफ रिडक्शन का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, डेलीगेशन ऑफ पावर। बताइए क्या आंसर होगा इसका? डेलीगेशन ऑफ पावर यानी स्पीडी डिसीजन मेकिंग। कैसे? जैसे आपको पता होगा कि आप, कई लोग ऐसे हैं जो एस्कॉर्टिंग में या कहीं भी जाते हैं तो टीए उठाते होंगे, और जब आप टीए उठाते हैं तो कई बार ऐसा हर जगह लिखा हुआ है कि 14 डेज से अगर अबोव का टीए है, 14 डेज से अबोव का टीए, तो अगर आप किसी डिवीजन में काम कर रहे हैं तो आप एडीआरएम के साइन जरूरी है, मतलब एक प्रकार से एसएजी लेवल के साइन जरूरी है। लेकिन कई बार एडीआरएम अपनी पावर डेलीगेट कर देते हैं ब्रांच ऑफिसर्स को। तो अब बताइए, एक तो अकेले व्यक्ति, इनके पास सारी ब्रांचों के जितने भी 14 डेज के ऊपर के टीए हैं वो एडीआरएम साहब करेंगे, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, लगेगा या नहीं लगेगा, आप बताइए। और अपनी ब्रांच का उसका ऑफिसर कोई अगर उन्होंने डेलीगेट कर रखी है पावर, तो ये ऑफिसर फटाफट अपना काम कर देंगे। तो बताओ काम में स्पीड आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो स्पीडी डिसीजन मेकिंग डेलीगेशन ऑफ पावर है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? हाँ, ऐसा नहीं है कि पावर, जैसे एडीआरएम साहब ने मान लो पावर दे दी ब्रांच ऑफिसर की, और अगर ब्रांच ऑफिसर ने गलती कर दी तो सजा एडीआरएम साहब को मिलेगी या फिर ब्रांच ऑफिसर को मिलेगी? सर ये तो आपने सोचा ही नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? ऑडिट डेलीगेटिंग अथॉरिटी, मतलब कौन, जैसे एडीआरएम साहब हैं, क्या उनको मिलेगा? या ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर, वह ऑफिसर जो उस पावर का यूज कर रहा है? या फाइनेंस मिनिस्ट्री? किसको सजा मिलेगी? बताइए, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स होगी? बेहतरीन सवाल दोस्तों, इससे बढ़कर कोई सवाल नहीं हो सकता। लाइक कर दो, शेयर कर दो, स्टेटस पर लगा देना खुद के पर। हम पूरा प्रयास करेंगे इससे भी बेहतरीन। आपको एक क्लासे देख के ही महसूस हो जाना चाहिए कि हम आपको कौन सा नॉलेज देने जा रहे हैं, बस उसको आप यूज सही से करना। हम आपको मैटर प्रोवाइड कर देंगे, अब आप उसको लेके बैठे हो। मोर नाचा ही नाचा, जंगल में नाचा, किसने देखा? तो वो मैटर हमने बना दिया, शानदार बना दिया, आपने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे मजा आएगा? तो बताइए, डेलीगेशन ऑफ पावर, जल्दी से एक बार सोच लो। तो आप कहेंगे साहब उन्होंने तो पावर जिसने यूज की है वो है गलत आदमी, उन्होंने तो उनको पावर दे दी, इसका मतलब ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर। जो पावर गलत यूज करेगा वो आदमी गलत है, डेलीगेटिंग अथॉरिटी नहीं। बोलो क्लियर? काम को स्पीडी तरीके से करने के लिए डेलीगेटिंग अथॉरिटी ने तो क्या किया था? पावर डेलीगेट कर दी थी। नेक्स्ट, लॉसेज की तुरंत रिपोर्टिंग क्यों आवश्यक है? कहीं भी अगर मान लो कोई चीज खो गई है, हानि हो गई है, तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है? क्या जरूरी है कि तुरंत उस चीज की खोज करते रहते हैं, उस चीज को तुरंत ढूंढते रहते हैं? बताइए। फाइल को क्लोज करने के लिए? ऐसा कोई मतलब नहीं है। ऑडिट को अवॉइड करने के लिए? रीजन हो सकता है, लेकिन ये कोई सीधा आंसर नहीं हो सकता। टू गेट मोर फंड, और फंड लेने के लिए खो रहे हो और फंड ले रहे हो? नहीं। टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो लॉस किसकी वजह से हुआ, ताकि उसके खिलाफ डिसिप्लिन रिएक्शन लिया जाए 1968 के रूल से। और इसके अंदर टोटल रूल कितने हैं? 31, और इसके हमने एमसीक्यू अलग से बना रखे।
तो कुल मिला के हम यहाँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, हम पिन कर देंगे। तो बताइए लॉस की तुरंत रिपोर्टिंग क्या आवश्यक है आरपीएफ में, या सबको सूचना या आगे आरपीएफ मेमो दिया जाना चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए। इम्बेजलमेंट का अर्थ क्या है? इम्बेजलमेंट का अर्थ है गबन करना। किसी को मान लो, एम्बेजलमेंट का अर्थ है कि जैसे कोई आदमी मान लो ट्रेन में गया, रेलवे सर्वेंट है और ट्रेन में अथॉरिटी है उसको टिकट काटने की, और कैश में उसने टिकट काटी और पैसा गबन कर दिया। गबन करना होता है पैसा, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट को ना देना। एक्सीडेंटल लॉस नहीं, अकाउंटिंग एरर नहीं, ये तो एरर है। एक्सेस पेमेंट नहीं, फ्रॉडुलेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, मतलब एक प्रकार से फ्रॉड करना फंड के साथ। कोई पैसा आपके, जैसे मान लो कोई टीसी है या विंडो टिकट क्लर्क है, विंडो टिकट क्लर्क, अब इसके पास तो टिकट बनवाने आएंगे। अब टिकट बनवाने आएंगे, मान लो नई दिल्ली जैसा जंक्शन है और यहाँ कैश आ रहा है बार बार, और नई दिल्ली जैसा बार बार टिकट बनवाने आ रहे हैं, और इसने इतनी टिकट बना दी कि लास्ट में इसके पास 50,000 रुपए हो गए, और ये 50,000 रुपए लेके फरार हो गया, या फिर इनमें से आधे पैसे खा गया, या कुछ भी कर दिया इसने, तो ये एक प्रकार से इम्बेजलमेंट माना जाएगा। इसको हिंदी में गबन बोलते हैं दोस्तों, गबन करना। बोलो क्लियर? आ रहा है क्या दोस्तों समझ में? इतनी रात को मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आ रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जीएफआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? नॉर्मली फाइनेंस के कुछ रूल्स होते हैं, स्पेंडिंग कैसे करें, उसके अलावा स्पेंडिंग के अलावा हर प्रकार से किस पर क्या ध्यान रखें, किसको कितनी अथॉरिटी होगी, डेलीगेट पावर किसको की जा सकती है, क्या ध्यान रखा जाए, और किस प्रकार से इकोनॉमी को देखना है। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बजट को बढ़ाना नहीं, स्टाफ को कंट्रोल करना, इससे क्या मतलब है, पॉलिसी मेकिंग नहीं, फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है उसके लिए जरूरी है सारे रूल मानना। कुछ रूल बने हुए हैं, देखो परिवार भी नियमों से चलता है। सब लोग एक जगह बैठे रहेंगे, चेयर पड़ी है तो दादाजी चेयर पर बैठेंगे, बाकी सब खड़े रह जाए, तो ये नैतिकता है। और नैतिकता है इसका मतलब कुछ रूल से जीवन चलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जो वित्तीय अनुशासन है, वो इन रूल्स से, जीएफआर से चलता है। ये लगभग जीएफआर लिखे हुए मिलेंगे, जनरल फाइनेंशियल रूल्स फुल फॉर्म कम ही देता है, समझ जाना। जीएफआर क्या है, जीएफआर क्या है, जीएफआर, वेरी गुड। चलिए, रूल ऑफ प्रोप्राइटी के अनुसार सरकारी धन कैसे खर्च होना चाहिए? प्रोप्राइटी के रूल के अनुसार जो गवर्नमेंट का फंड है वो कैसे खर्च होना चाहिए? लिबरली, उदारतापूर्वक बांट दो साहब, बांट दो, ठीक है। एज पर विश, इच्छा के अनुसार। कोई आदमी कह रहा साहब मुझे, किसी की सैलरी है, साहब आज मैंने तो ज्यादा काम किया है और मुझे तो आज डबल तनख्वाह मिलनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग नहीं। ऑडिट के बाद में नहीं। लाइक पर्सनल मनी, खुद का पैसा जैसे आदमी सोच समझ के खर्चा करता है, वैसे ही रूल ऑफ प्रोप्राइटी। कई बार आपने दुकानों के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ देखा, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर, ये प्रो, ये ऐसे हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है प्रो, ये प्रोप्राइटर यानी मैं खुद ये हूं, मैं खुद ये हूं। इसका मतलब रूल ऑफ प्रोप्राइटी यानी खुद की, इसको प्रॉपर्टी शॉर्ट में आप ऐसे ही तुक्का लगा लो ना, याद कर लो, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का रूल क्या है? खुद की तरह। तो कुल मिला के रूल ऑफ प्रोप्राइटी कि गवर्नमेंट के फंड को कैसे यूज किया जाए, गवर्नमेंट मनी लाइक पर्सनल मनी, खुद के पैसे को जैसे 5 बार सोच समझ के खर्च करते हैं ना, कि सैलरी को यहाँ 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 महीने के लास्ट तक चलाना है। तो कुल मिला के लाइक पर्सनल मनी कि कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर की जाए, इसलिए। इंटरनल चेक सिस्टम का उद्देश्य क्या है? इंटरनल चेक सिस्टम, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, ऑडिट रिप्लेसमेंट, पेमेंट डिले, बजट कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड को रोकना ही इंटरनल चेक सिस्टम होता है एक प्रकार से। इसीलिए ये कहा जाता है कि जितनी भी एंट्री होती है वो डबल एंट्री होती है। कोई भी बिल गया तो पहले वो डीसी के पास जाता है, डीलिंग क्लर्क के पास जाता है, उसके बाद में वो मामला कहाँ जाता है? अकाउंट्स के पास, और अकाउंट्स में भी 2 लोगों के थ्रू होते हुए निकलता है। तो कुल मिला के आप यहां से ये कह सकते हैं कि इंटरनल चेक सिस्टम क्या है? तो इंटरनल चेक सिस्टम रोकना, प्रिवेंशन यानी रोकना, एरर्स को रोकना और फ्रॉड्स को रोकना, ये इंटरनल चेक सिस्टम है। जेम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, जेम यानी गवर्नमेंट ई और यहां पर मार्केट, इसका पूरा फुल फॉर्म है गवर्नमेंट
ई मार्केट। ये कौन से मंत्रालय ने, ये कॉमर्शियल मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया, इंट्रोड्यूस किया कॉमर्शियल मिनिस्ट्री ने। और आज बहुत काम में आता है जेम पर, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें खरीदने की, बेचने की, सारा। जेम पोर्टल को भी हमने स्टडी मटेरियल में डिटेल में बताया हुआ है। जेम पोर्टल पर पीओ ऑर्डर मिल जाता है, कोई सरकारी संस्था या ऑथोराइज्ड पर्सन ने वो चीजें खरीदी हों गवर्नमेंट ने, फिर उसका पीओ ऑर्डर निकाल के आप इंडेंट बना सकते हो, जस्टिफिकेशन बना सकते हो। तो इसलिए तो जेम पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिक्रूटमेंट करना। ये तो सामान के लिए है साहब, मार्केट है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन पे सामान मिलता है, ऐसे ही यहां भी दिख जाएगा। ऑडिट को कंट्रोल करना, बजट अलोकेशन इसका काम नहीं है, इसका तो काम है कि जो प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं वो कैसे करना, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई काम करना, पहले पता नहीं लगता था, आजकल यहाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ काम हो रहा है। बोलो क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ कुल मिला के हमने 30 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए दोस्तों, और इन 30 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए हमारे लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। आइए आगे, जेम पर नोटिफाइड आइटम्स की खरीद कैसे होती है? अगर जेम है और वहां नोटिफाइड आइटम्स है, उनकी खरीद ऑप्शनल है, करो या ना करो, इमरजेंसी में कर सकते हो, ऑडिट डिपेंडेंट है, नहीं साहब, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा। नोटिफाइड जो आइटम होंगे ना, उनकी खरीद वहीं से करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर? जेम पर जो नोटिफाइड आइटम होंगे उनकी खरीद मैंडेटरी है। रेलवे रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? रेलवे के पास पैसा कहां से आता है साहब? आपको सैलरी दे रही है रेलवे, पैसा कहां से आता है? पैसेंजर ट्रेनों की, पैसेंजर से जो अर्निंग होती है वहां से, जो माल भाड़ा है, गुड्स अर्निंग है वहां से, सन्ड्री अर्निंग है वहां से, या फिर रेलवे को ग्रांट्स मिलती हैं पार्लियामेंट से वहां से। तो सबसे ज्यादा पैसा गुड्स अर्निंग, जो माल भाड़ा है, इसीलिए फ्राइट कॉरिडोर बना दिया गया, जितने भी पैसेंजर जो पटरियां थी उनके बराबर में साइड में कॉरिडोर, DFFCIL ये बना दिया गया। तो कुल मिला के जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है, वह कॉरिडोर इसीलिए बनाया गया क्योंकि आदमी हमेशा वहीं काम करता है जहां उसको डेवलपमेंट दिख रहा हो, विकास दिख रहा हो, रिवेन्यू दिख रहा हो। तो रेलवे को यहां से पैसा आता हुआ दिखा तो अलग से ही लाइन बिछा दी कि पैसा तो आने दो, तभी तो लोगों को पेंशन, सैलरी सब कुछ दे पाएंगे। पार्सल अर्निंग किस श्रेणी में आता है सर? आपने पार्सल बुक कराया, और पार्सल बुक करा के कई बार साइकिल बुक करा दी, मोटरसाइकिल बुक करा दी, कोई सामान बुक करा दिया रेलवे के लगेज के अंदर, तो कुल मिला के किसके अंदर आता है? गुड्स अर्निंग के अंदर आता है, कोचिंग अर्निंग के अंदर आता है, सन्ड्री अर्निंग के अंदर आता है, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। बताइए किसके अंदर आता है? आपका मन कर रहा होगा गुड्स अर्निंग, कर रहा है क्या? तो गुड्स अर्निंग उत्तर नहीं है, कोचिंग अर्निंग के अंदर आता है। ये अलग से एक अर्निंग का पॉइंट रखा गया कि पार्सल से जो कमाई होगी, जो पैसा रेलवे 800, 1000, 2000 जहां भी सामान लेके जाओगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपसे पैसा लेगा रेलवे। तो कुल मिला के कोचिंग अर्निंग के अंदर उस पॉइंट को रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? कोचिंग अर्निंग में रखा जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट से प्राप्त आय किस में आती है सर? पैसेंजर अर्निंग में, गुड्स अर्निंग में, सन्ड्री अर्निंग में, कैपिटल रिसिप्ट में। प्लेटफॉर्म टिकट, आजकल प्लेटफॉर्म पर टिकट लेना भी अनिवार्य है, तो प्लेटफॉर्म वाली ये जो टिकट है, इसका पैसा किसके अंदर जाता है, कौन सी अर्निंग में जाता है? आपका क्लियरली मन कर रहा होगा कि पैसेंजर अर्निंग होगा, नहीं सर, सन्ड्री अर्निंग के अंदर गिना जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट से प्राप्त आय किस में रखी जाएगी? सन्ड्री अर्निंग के अंदर रखी जाएगी। ऑपरेटिंग रेशियो किस पर आधारित होता है? ऑपरेटिंग रेशियो नेट अर्निंग पर, ग्रोस अर्निंग एंड वर्किंग एक्सपेंसेस, कैपिटल कॉस्ट, या सन्ड्री अर्निंग्स। एक प्रकार से ऑपरेटिंग रेशियो, किसी भी चीज को ऑपरेट कर रहे हैं, मान लो ऑपरेट करना मतलब किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज या वहां चलाए रखना, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग रेशियो यानी कोई चीज कितना रिवेन्यू दे रही है, इस बात का पता तो तब लगेगा ना कि एक्सपेंसेज कितने हैं और अर्निंग कितनी है। सही कह रहा हूं क्या? बताओ। जैसे मान लो कोई भी आदमी किसी दुकान को ऑपरेट कर रहा है, दुकान को ऑपरेट करना यानी चलाना, तो खर्चे कितने हैं और इनकम कितनी है, तो वर्किंग एक्सपेंसेस कितने हैं और ग्रोस अर्निंग कितनी है, यह बात ऑपरेटिंग रेशियो के लिए लागू होती है। ऑपरेटिंग रेशियो इस बात पर आधारित है। बोलो क्लियर? किस रेशियो में पैसा आया। क्रिस का मुख्य कार्य क्या है? तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर, सेंट्रल नहीं है, सेंटर, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम।
इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस। आईटी प्लेटफॉर्म रेलवे को इसी ने दिया है। आईटी यानी एकदम कंप्लीटली आईटी हब बना दिया रेलवे को। एचआरएमएस क्रिस ने दिया, उसके अलावा एआईएमएस क्रिस ने दिया, आई पास क्रिस ने दिया, उम्मीद क्रिस ने दिया, उम्मीद यानी ये यूडीएम क्रिस ने दिया, उम्मीद तो रेलटेल ने दिया। हॉस्पिटल के जो भी एचआईएमएस ये है ये रेलटेल कॉर्पोरेशन ने दिए। तो क्रिस ने बहुत सारे यहाँ पर एक प्रकार से जैसे आप कहेंगे एफओआईएस जो है फ्राइट ऑपरेटिंग जो इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये, और आईएमएमआईएस है ये, और भी कई है जैसे आईसीएमएस है कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे क्रिस ने दिए। जीएम क्रिस बैठते हैं नई दिल्ली में, जीएम क्रिस, और ऑटोनोमस बॉडी है और डायरेक्ट रेलवे बोर्ड के अंडर में आती है जीएम क्रिस। तो आपसे कहा क्रिस का मुख्य काम क्या है? ऑडिट करना, बजट, टेंडर, आईटी सिस्टम डेवलपमेंट करना। और इतना आईटी सिस्टम डेवलपमेंट कर दिया, हर काम ऑनलाइन होने लग गया। छुट्टियां, ट्रांसफर, सर्विस रिकॉर्ड पहले किताबों में लिखा करते थे इस आदमी का ट्रांसफर ये हो गया वो। इतना रेलवे जितना ऑनलाइन हुआ है उतना तो और कोई महकमा हुआ ही नहीं, और कोई पुलिस है, पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, इतना ऑनलाइन नहीं हुआ जितना रेलवे वर्तमान में तीव्र गति से ऑनलाइन हो रहा है। तो आईटी सिस्टम डेवलपमेंट क्रिस का काम है साहब। एफओआईएस किससे संबंधित है? अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने एफओआईएस लिखा है, फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कुल मिला के ये देखो पैसेंजर सर्विस नहीं, ये तो पीआरएस था, एचआर मैनेजमेंट नहीं, स्टोर अकाउंटिंग ये तो यूडीएम है। तो यहां फ्राइट ऑपरेशन से रिलेटेड है, फ्राइट ऑपरेशन। आईपास या आईएफएमएस इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। और यहां पर फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टिकट की बुकिंग के लिए, फ्राइट ट्रैकिंग के लिए, टेंडरिंग के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इन दोनों का ऐप का उपयोग किया जाता है। बोलो क्लियर? अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? अरे जीएसटी नाम से ही पता लग रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये एक प्रकार का डायरेक्ट नहीं है, कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट। देखो जैसे दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो टैक्स है जो आपकी सैलरी से ही काटा जाता है, जैसे इनकम टैक्स। बताओ इनकम टैक्स आपके खाते में केवल दिखेगा कि काट लिया साहब, मिलेगा नहीं आपको। इनकम टैक्स डायरेक्ट काट लिया आपसे, तो आपके खाते से डायरेक्ट काटा जाना इनकम टैक्स। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे? जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन, अब ये पेन मान लो 80 रुपए का था, 80 रुपए का, और इस पे 10 रुपए जीएसटी लग रही थी। तो ये पेन जब कंपनी से बन के बाहर निकलेगा उसी समय इसकी कीमत कितने रुपए फिक्स रहेगी? 90 रुपए। मतलब ये जो जीएसटी ये पैसा दिया है इसका, ये पैसा कंपनी ने ही दे दिया, लेकिन पेन 80 का नहीं, फिर बेचा कितने का? 90 का। फिर ये होलसेलर के पास आया, मान लो स्टेट होलसेलर के पास, फिर डिस्ट्रिक्ट होलसेलर के पास, फिर नॉर्मल होलसेलर के पास, फिर ये रिटेलर के पास, और रिटेलर के पास से किसने खरीदा? कस्टमर ने खरीदा। बताओ कस्टमर ने कितने रुपए का पेन खरीदा? 90 रुपए का पेन खरीदा। अगर कस्टमर ने 90 रुपए का पेन खरीदा तो ये 10 रुपए किसने चुकाए? कस्टमर ने। लेकिन ये गवर्नमेंट के पास किसने दिए? कंपनी ने। तो डायरेक्टली पैसा नहीं दिया ना, डायरेक्टली पैसा दिया क्या? एक प्रकार से यहां कंपनी लिख देते हैं, कंपनी ने। तो कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा दिया क्या गवर्नमेंट को? नहीं दिया। कस्टमर ने तो कंपनी को चुकाया, ऊपर वाले को चुकाया, धीरे 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 लास्ट में पता लगा कि ये तो कंपनी ने पैसा चुका दिया था। कंपनी गवर्नमेंट को कहेगी कि हमने इतने पेन निकाले, ये लो जी इनका जीएसटी, हम लेते रहेंगे, लेकिन लास्ट में चुकाना कस्टमर को पड़ा। तो ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहां पर कहा जा रहा है जीएसटी एक कैसा टैक्स है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कैपिटल, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों। बोलो क्लियर? जीएसटी की कई स्लैब है, ये भी याद रख लो थोड़ी सी। जीएसटी की पहले स्लैब थी 0%, जिन पर कुछ कई खेती के किसानों के ऐसे सामान आते हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगाया। फिर लगाया था 5%, फिर कुछ चीजों पर 12%, शिक्षा पर 18%, और फिर लास्ट में लग्जरी पर 28%। और दो चीजों को जीएसटी से बाहर रखा था, एक तो लिकर शराब को, और एक पेट्रोल डीजल को, क्योंकि इन पर सरकार
बहुत अंधाधुंध टैक्स लेती है, 300-400% लेती है। तो अगर 30% में भी ले आएंगे ना तो पेट्रोल 45 रुपए लीटर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो 30 रुपए लीटर में ही मिलता है, और फिर इसको क्रूड ऑयल को रिफाइंड करके 35 में गवर्नमेंट के पड़ता है, और गवर्नमेंट बेचना चाहे 30% टैक्स पर भी, तो 35 रुपए के हिसाब से साढ़े साढ़े तीन रुपए को 3 बार जोड़ लो, 11 रुपए के लगभग टैक्स दे दो, 46 रुपए का पेट्रोल मिलने लग जाएगा, जो 106 रुपए में मिलता है आपको वर्तमान में। राजस्थान में तो ये रेट है। तो कुल मिला के इतनी सारी टैक्स स्लैब थी। वर्तमान में गवर्नमेंट को थोड़ा सा दिमाग आया, और ट्रम्प साहब ने भी अमेरिका में 50% टैक्स लगा रखा है भारत के सामान पर, टैरिफ लगा रखा है। तो एक प्रकार से फिर इन्होंने 2 स्लैब इनमें से खत्म कर दिए। कौन सा? एक तो 12 और एक कौन सा? 28। इन्होंने 2 ही स्लैब रखे, या तो 5% रहेगा या 18%। तो कुल मिला के जीएसटी से कोई भी क्वेश्चन आए तो बेहतरीन तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं। चलिए जी, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पेन की सप्लाई हुई थी तभी तो जीएसटी लगा था, इनकम पर थोड़ी होता है, प्रॉफिट पर नहीं, प्रॉपर्टी पर नहीं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो बोला हमने। दोस्तों समय जरूर लग रहा है, लेकिन काम कर रहे हैं ना, वो परफेक्ट कर रहे हैं, आधा अधूरा काम नहीं कर रहे। सुनो तो पूरा सुनना, या सुनना ही मत इस वीडियो को, सुनो तो पूरा सुन लेना, ये हर एग्जाम के लिए जरूरी है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को जीएसटी में किस रूप में माना जाता है? वर्क्स कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका है वर्क्स का, और जीएसटी में किस रूप में माना जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्जेम्प्ट कर देते हैं सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को किस में माना जाता है बताइए? तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कुल मिला के ये है कि आप सप्लाई किसकी कर रहे हो, जीएसटी कैसे लगाएं? तो जीएसटी किस रूप में माना जाएगा? सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक प्रकार से आप सर्विस कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस का जीएसटी लगेगा आपके। किसका जीएसटी लगेगा? सर्विस दे रहे हो किसी आदमी को। जैसे मान लो कोई एडवाइजर सीए है, अब सीए कमा रहा है, वो कहेगा मैं तो जीएसटी नहीं दूंगा। मान लो सीए ये कह दे कि मैं तो, सीए ने ये कह दिया कि मैं तो जीएसटी नहीं दूंगा। एक सेकंड, कहां से आ गए? देख लेते हैं, कहीं कोई मक्खी तो नहीं बैठ गई? फोर्टी वन क्वेश्चन ही कैसे रह गए? एक सेकेंड रुकना दोस्तों, थोड़ा सा, क्वेश्चन कहाँ से आ गए? 46, 42। गड़बड़ हो गई लगती है थोड़ी सी दोस्तों, एक बार रुकना, थोड़ा सा जोश में आ गए क्या हम? फोर्टी वन ये रहा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। चलो ठीक है, अपन तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को जीएसटी में किस रूप में माना जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस सप्लाई कर रहे हो आप। जैसे कोई सीए है मान लो, और अगर कोई सीए है और वो सीए आपके पास से काम कर रहा है, वो कहेगा मैं तो जीएसटी नहीं चुकाऊंगा। तो साहब आप सर्विस दे रहे हो नहीं दे रहे, उसकी जो जीएसटी लगेगी वो तो देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट। रेलवे इनकम टैक्स के अंतर्गत मुख्यतः क्या करता है? इनकम टैक्स में टैक्स पे कर देता है, टीडीएस डिटेक्ट करता है उससे, फाइल रिटर्न कर देता है, या रिफंड ले लेता है। रेलवे इनकम टैक्स के अंतर्गत मुख्यतः क्या करता है? इनकम टैक्स रेलवे का, रेलवे डील करता है, तो रेलवे डील करता है तो क्या करता है? टीडीएस काट लेता है। जो भी आपका टीडीएस बन रहा होगा वो काट लेगा। टीडीएस की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर आप वास्तव में सुनने के इच्छुक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के इच्छुक भी रहा करो, ताकि उस चीज से हमेशा एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि मैंने इसका आंसर दिया यार सही है या नहीं है। और इस बहाने कम से कम गूगल पे सर्च ही कर लोगे आप, वो तो मुझे भी पता है। टीडीएस कब काटा जाता है साहब? ऑडिट के बाद, एट टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, एट ईयर एंड, आफ्टर सैंक्शन। टीडीएस कब काटेंगे? कब काटेंगे टीडीएस? जब पेमेंट क्रेडिट किया जाएगा उस समय काट लेंगे। पेमेंट क्रेडिट मतलब एट टाइम ऑफ पेमेंट, या तो पेमेंट के टाइम या फिर क्रेडिट के टाइम,
जो भी जल्दी होगा उस समय काट लेंगे। बोलो क्लियर। टीडीएस। सीजीए का मुख्य कार्य क्या है सर? सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कई बार आपने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं सुना? संविधान के अंदर आर्टिकल 148 से 151 तक बात की गई है। सीएजी की बात सुनी है या नहीं सुनी है आपने? तो पहले सीएजी और सीजीए ये दोनों एक ही होते थे, मतलब एक प्रकार से ऑडिट करना। ऑडिट करना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का काम होता था, सरकारी कार्यालयों का, रेवेन्यू का। कहते नहीं है कि सीएजी की रिपोर्ट आई है, तो इसका मतलब पहले एक आदमी क्या करता था, सीएजी रिपोर्ट बनाता था और उसी रिपोर्ट को खुद ही चेक करता था। फिर बाद में चल के संसद में आवाज उठाएगी तब कहा अरे सीएजी और सीजीए अलग कर दो। ये तो वो वाली सी बात हो गई कि सामान लाने वाला, रिपोर्ट बनाने वाला भी वही और रिपोर्ट को चेक करने वाला भी वही, तो वो तो खुद की गलती के भी बताएगा ही नहीं। तो फिर बाद में चल के संविधान में संशोधन किया गया और सीएजी को अलग काम दिया गया और सीजीए को अलग काम दिया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के अपन यहाँ से सीएजी की ये फुल फॉर्म होती है। और अपन अगर बात करें तो फिर रिपोर्ट बनाने वाला बाद में अलग रहा और उस रिपोर्ट को चेक करने वाला दूसरा। जैसे मान लो मैं रिपोर्ट बना दूं किसी भी काम के बारे में, तो उसको चेक मैं ही थोड़ी करूंगा कि सही है या गलत है, उसको चेक तो दूसरा आदमी करना चाहिए। तो फिर बाद में ये सुविधा की गई। तो यहाँ सीजीए का मुख्य कार्य क्या है? ऑडिट करना, विजिलेंस, टेंडरिंग, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का मेंटेनेंस करना, ये सीजीए का काम है। बोलो क्लियर। सीजीए का काम क्या है? मेंटेनेंस करना अकाउंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, हमारे क्वेश्चन कहाँ चले गए? 45 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे। 46 देख लो अपने तो एक बार। 46 है, सीएजी किस प्रकार का प्राधिकार है? सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मैंने अभी तो बताया सीएजी, बताइए। वो तो सीजीए था, अभी 46 में बताइए। ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है। देखो जिसके बारे में संविधान में लिख दिया गया आर्टिकल 148 से 151 के बारे में कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, सीएजी होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा, तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो जाती है। फिर संवैधानिक अथॉरिटी हो गई, प्राधिकरण हो गया एक प्रकार से, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। 47 परफॉर्मेंस ऑडिट का उद्देश्य क्या है? परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, बजट को बढ़ाना, पनिशमेंट देना। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या काम आती है? परफॉर्मेंस ऑडिट बताइए। इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इन सबको बढ़ाना, इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, ये परफॉर्मेंस ऑडिट। पीएसी किसकी रिपोर्ट पर कार्य करती है? जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो किसकी रिपोर्ट पर काम करती है? सीजीए, रेलवे बोर्ड, कैग, फाइनेंस मिनिस्ट्री। पीएसी जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये किसकी रिपोर्ट पर काम करती है? बताइए। 48 में क्या आंसर होगा? कैग की रिपोर्ट पर काम करती है। फिर बाद में तो बहुत संशोधन किए गए संविधान में, तो कैग की रिपोर्ट पर काम करती है। फाइनेंशियल रूल्स का पालन न करने पर क्या हो सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। प्रमोशन दे दिया जाएगा, पालन नहीं करने पर प्रमोशन कौन देगा साहब? बजट बढ़ा देंगे कि और पैसा ले लो? नहीं। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी एंड ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा। फिर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी और ऑडिट ऑब्जेक्शन, जिसके अंदर आपसे हर्जाना भी लिया जा सकता है और कई प्रकार के आपको प्रावधान या सजा भी दी जा सकती है। ग्रुप बी अधिकारी के लिए फाइनेंशियल रूल्स क्यों जरूरी है? उनकी एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? केवल एग्जाम के लिए? सर एग्जाम, ये बात तो सही है, लेकिन विच ऑप्शन इज बेटर? फॉर रिक्रूटमेंट के लिए, ट्रांसफर के लिए, फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ऑडिट रिप्लाई। ये पूरी जानकारी लेकर अगर कोई ऑफिसर बैठा रहता है तो वो बात में ही दबेगा नहीं। इसलिए दोस्तों पूरा नॉलेज लेकर रखिए, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन, जिसमें 45 नंबर क्वेश्चन हमें मिला नहीं, पता नहीं कहां गायब हो गया। ये हमारे 50 क्वेश्चन हुए दोस्तों। 100 एमसीक्यू की सीरीज फुल फाइनेंशियल रूल्स पार्ट 1 के अंदर हम चल रहे थे एक प्रकार से। और यहां एक बार फिर से अगर अपन को ये मिलता है, कोशिश करते हैं यहाँ पर देखिए। तो ये हमारे 50 फुल फाइनेंशियल जो रूल्स हैं उनका पार्ट 1 कंप्लीट किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने बेहतरीन तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश की। पार्ट 2 में हम इससे भी शानदार मेहनत करेंगे, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के निकाल के लाएंगे।
तो ये थी हमारी क्लास दोस्तों, ये आपने क्लास देखी, एंजॉय किया आपने, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, स्टेटस पर लगा दो खुद के, और सब्सक्राइब कर दो आप चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। हमारी टीम और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। 1-2 दिन 5 दिन डिले हो सकता है आपका स्टडी मटेरियल, लेकिन आपसे दूर नहीं हो सकता। निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल उस पद के हकदार है जिस पद की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद की लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ेगी, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। इसलिए खुद की लड़ाई खुद लड़िए और अपने प्रमोशन को सिक्योर कीजिए, जिसके अंदर अगर स्टडी मटेरियल की आपकी आवश्यकता है तो ये नंबर हमने बार बार बता दिया है, इस पर ओनली व्हाट्सअप करिए। देखो आपको सच में नीड है ना, तो ये आप अप्रोच करिए। हजारों स्टूडेंट जिनको नीड नहीं है वो भी अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर आपको सच में नीड है तो आप अप्रोच करिए। कई प्रकार की वैकेंसी हमने यहाँ दिखाई, AOM, AEN, AEE, APO, CCTC, जूनियर क्लर्क, ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क, OS, ASTE, AME और JE ऑल पोस्ट, ACM, एडवर्टाइजिंग इंस्पेक्टर, वेलफेयर इंस्पेक्टर, इस प्रकार से ये कुछ हमने बताया और इन पदों के लिए हम स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस क्लास को देखा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी दोस्तों। हम ये रेलवे नॉलेज चैनल हमारा नहीं है दोस्तों, ये आपका है, आपके प्रेम का नतीजा है और हम आप तक नई नई चीज़ें पहुंचाने का और आपकी तैयारी को अव्वल करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।